नमस्ते एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग या सबस्टन। डीएनए की पैकेजिंग या सबस्टन को कॉर्नबर्ग व आउडेट नामक वैज्ञानिक ने बताया। इनके अनुसार डीएनए पैकेजिंग का अर्थ डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करना है। डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करना, डीएनए पैकेजिंग का अर्थ। डीएनए में ऋणावेश पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होगा वो ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होने का कारण डीएनए के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है और फॉस्फेट की वजह से डीएनए ऋणावेशित होता है। तो इस ऋणावेशित डीएनए को उदासीन करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। तो डीएनए की पैकेजिंग अपन दो प्रकार से देखेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार करते हैं डीएनए की पैकेजिंग और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार की जाती है डीएनए की पैकेजिंग। तो पहले बात करेंगे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्रीय कोशिका में डीएनए पैकेजिंग की क्रिया अत्यंत सरल होती है। कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अत्यंत सरल इसलिए होती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव यानी केंद्रक क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। इनमें केंद्रक के स्थान पर बताया था मैंने आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्रक के स्थान पर क्या मिलता है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसमें डीएनए के बड़े बड़े लूप होंगे। यानी कि डीएनए किसके रूप में पाया जाएगा, लूप्स के रूप में पाया जाता है, बड़े बड़े लूप के रूप में होगा। लेकिन यह डीएनए कभी भी गुणसूत्र या क्रोमेटिन के रूप में नहीं होगा, यानी कि गुणसूत्र या क्रोमेटिन के रूप में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में केंद्रक के अंदर पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, इसलिए गुणसूत्र और क्रोमेटिन के रूप में डीएनए नहीं मिल सकता। और इस डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने के लिए, यानी कि जो डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो उस डीएनए को उदासीन करने के लिए क्षारीय धनावेशित प्रोटीन पाई जाती है और उस क्षारीय धनावेशित प्रोटीन को पॉलीएमिन प्रोटीन कहते हैं। और ये पॉलीएमिन प्रोटीन के भी दो प्रकार होते हैं, कैडवेरिन्स, दूसरे होगा स्पर्मेडिन्स। तो ध्यान रखना आप कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होगा उस डीएनए को उदासीन करने के लिए जिस प्रोटीन को काम में लिया जाता है उस प्रोटीन को पॉलीएमिन प्रोटीन कहते हैं। और पॉलीएमिन प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं, कैडवेरिन्स और स्पर्मेडिन्स। इसके बाद बात करेंगे अपन यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग की। तो जो यूकैरियोटिक या ससीम केंद्रीय कोशिका, तो इनके अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होगी वह जटिल होती है, जटिल प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें विकसित केंद्रक होता है और जो केंद्रक होगा और इस केंद्रक के अंदर डीएनए जो होगा वो गुणसूत्र या क्रोमेटिन जालिका के रूप में पाया जाता है। से कोशिका होगी और इस कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, उस केंद्रक के अंदर जो डीएनए होगा वो क्रोमेटिन जालिका के रूप में मिलेगा या फिर
गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने के लिए जो प्रोटीन काम में लेंगे अपन, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए को उदासीन करने के लिए जो प्रोटीन काम में लेते हैं उस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए को उदासीन करने के लिए जो प्रोटीन काम में ली जाती है उसे पॉलीएमिन प्रोटीन कहेंगे, और यूकेरियोटिक कोशिका में जिस प्रोटीन को काम में लेंगे उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन द्वारा यूकेरियोटिक कोशिका के डीएनए को उदासीन किया जाता है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के 5 प्रकार होते हैं: H1, H2A, H2B, H3, H4। और इन 5 प्रकार में से इन सभी के यानी H2A, H2B, H3, H4 इन सभी के 2-2 अणु होंगे, और H1 का मात्र 1 अणु पाया जाता है। इस प्रकार हिस्टोन प्रोटीन के टोटल 9 अणु होते हैं। और इस डीएनए पैकेजिंग की क्रिया में सबसे पहले जो H2A, H2B, H3 और H4 2-2 अणु आपस में मिलकर एक विशेष रचना बनाते हैं। तो देखो जो H2A होगा, H2B, H3 और H4, H2B, H2A, H3, H4। तो एक विशेष रचना बनाएंगे 8 अणु मिलकर। तो इस विशेष रचना को ऑक्टामर यानी कि 8 अणु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टामर या अष्टक या क्रोडकण कहेंगे। इस हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन व आर्जिनिन अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण हिस्टोन प्रोटीन में पार्श्व श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं, जिन पर धनावेश होता है, जो डीएनए पैकेजिंग को उत्तम बनाते हैं। यानी कि केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन जालिका होगी, तो ये क्रोमेटिन जालिका में किस प्रकार पैकेजिंग की क्रिया होगी, तो ये जो 8 अणु होंगे, ये 8 अणु ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर जो होंगे तो इस पर डीएनए के एक सही 3-4 कुंडल पाए जाते हैं, और इसमें इस एक सही 3/4 कुंडल के अंदर जो N2 सारक की संख्या होगी 200 N2 सारक युग्म प्रेजेंट होंगे। और अंत में डीएनए के एक सही 3/4 कुंडल से H1 यानी कि इससे H1 प्रोटीन जुड़ता है और एक विशेष रचना का निर्माण होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ये जो प्रोटीन होगी H1 होगी, और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो इनसे एक रचना बनेगी, उस रचना को कहते हैं अपन न्यूक्लियोसोम। इस प्रकार डीएनए पैकेजिंग की क्रिया संपन्न होगी, यानी कि जो अष्टक होगा उस अष्टक पर डीएनए जो होगा वो लिपटेगा, और डीएनए जो लिपटेगा उसका लिपटा हुआ जो भाग होगा उसमें 200 N2 सारक युग्म होगा, या जो कुंडल होगा 1 से 3/4 कुंडल होता है। फिर ऐसे ही दूसरा अष्टक बनेगा, ठीक है। इस प्रकार अनेक न्यूक्लियोसोम बनेंगे। जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं तो उससे बनने वाली संरचना को सोलेनॉइड कहते हैं। यानी इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जैसे 6 न्यूक्लियोसोम बन जाएंगे। तो 6 न्यूक्लियोसोम से जो संरचना बनेगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसे कहेंगे अपन सोलेनॉइड। और 2 न्यूक्लियोसोम आपस में लिंकर डीएनए से जुड़ते हैं, और इस लिंकर डीएनए में 80 N2 सार युग्म
पाए जाते हैं। और जो बीच में जो लिंकर डीएनए होगा, इस लिंकर डीएनए के अंदर जो भाग जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जिस भाग के द्वारा जुड़ा हुआ होगा उसे अपन लिंकर डीएनए कहते हैं। और इस लिंकर डीएनए के अंदर 80N2 सार युग्म पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोसोम बताया मैंने आपको, इसमें 8 और स्टोन प्रोटीन के अणु और एक H1 प्रोटीन होगा, यानी स्टोन प्रोटीन के 8 अणु और एक H1 जो भाग होगा वो मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। जब इंटरफेज अवस्था में कोशिका के केंद्रक को, यानी कि इंटरफेज अवस्था में कोशिका के केंद्रक को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें क्रोमेटिन जालिका पर न्यूक्लियोसोम स्पष्ट दिखाई देंगे। यानी कि जो केंद्रक होगा वो इस केंद्रक में होगी क्रोमेटिन जालिका, तो इस क्रोमेटिन जालिका पर जो न्यूक्लियोसोम होंगे इस प्रकार दिखाई देंगे। और ये ठीक उसी प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार किसी डोरी पर बीट्स पाए जाते हैं, यानी कि डोरियां होगी और इन डोरियों पर बीट्स हो यानी कि मोती लगे हुए हों। डीएनए पैकेजिंग को उच्च स्तर पर करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिन्हें सामूहिक रूप से नॉन एचसी यानी कि नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। यानी कि स्टोन प्रोटीन के साथ साथ नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है जो डीएनए पैकेजिंग को सरल बनाती है। इंटरफेज या अंतरावस्था में जब क्रोमेटिन जालिका को एसीटोन कार्बिन या फ्यूलजेन अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है तो क्रोमेटिन जालिका में 2 प्रकार के क्षेत्र दिखाई देते हैं जिन्हें हेटेरोक्रोमेटिन व यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन होंगे भाग, तो यूक्रोमेटिन जो भाग होगा वह हल्के रंग का होता है, यानी हल्का रंग होगा। हेटेरोक्रोमेटिन का गहरा रंग होता है। यूक्रोमेटिन ढीली या शिथिल अवस्था में होता है, जबकि जो हेटेरोक्रोमेटिन होगा वो सघन रूप में होगा। यूक्रोमेटिन में डीएनए की अधिकता होगी, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन में प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन की अधिकता, अब इसमें डीएनए की अधिकता होगी तो ये आनुवांशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा यूक्रोमेटिन, तो आनुवांशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो होगा वो आनुवांशिक दृष्टि से महत्वहीन होगा, क्योंकि इसमें डीएनए की कमी होती है, डीएनए कम मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे अपन डीएनए व आरएनए में अंतर। तो फर्स्ट अंतर की बात करें अपन लक्षण में, पूरा नाम डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा देखिए अपन शर्करा, डीएनए में जो शर्करा होगी वह डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसलिए इसे डीएनए कहते हैं। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है,
इसलिए इसको आरएनए कहते हैं। डीऑक्सी राइबो शर्करा यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होगी राइबो शर्करा से। दूसरे नंबर का जो कार्बन होगा उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अगला देखिए अपन अंतर N2 सारक AGCT डीएनए में, आरएनए में AGCU यानी कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है N2 सारक। उपस्थिति देखें, डीएनए होगा ये केंद्रक में उपस्थित होता है, आरएनए केंद्रक व कोशिका द्रव्य में उपस्थित होगा क्योंकि निर्माण केंद्रक में होगा और ये अपना कार्य कोशिका द्रव्य में करता है। यानी कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। संरचना की बात करें अपन तो डीएनए की जो संरचना होती है वह द्विसूत्री या द्विरज्जुकी होगी। आरएनए की जो संरचना होगी वह एक सूत्री या एक रज्जुकी होती है। चार घाव नियम, चार घाव नियम या सार युग्मन का सिद्धांत यह पालना करता है, यानी कि A बराबर T और G बराबर C, जबकि यह नहीं करता। यानी कि जितने A होंगे उतने ही T होंगे, जितने C होंगे उतने ही G होंगे। कार्य देखिए अपन, आनुवांशिकता में डीएनए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवांशिकता, आरएनए का काम होगा प्रोटीन संश्लेषण, करना होता है। अगला कार्य देखिए अपन, मॉडल या नमूना। तो डीएनए के मॉडल को समझाने के लिए सीढ़ी नुमा मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के अनुसार, जबकि आरएनए को समझाने के लिए क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान बात करेंगे प्रतिकृतिकरण की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।